हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन की वजह से ऑफलाइन क्लास लगातार बाधित हो रहा है, जिसके कारण हमने ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है। तो ऑनलाइन क्लास में मैं अपने कोचिंग के स्टूडेंट के लिए केमिस्ट्री एवं फिजिक्स के कुछ वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप लोग बहुत अच्छी तरह से एंजॉय भी कर रहे हैं और उससे सीख भी रहे हैं। आज हम गणित NCERT मैथ क्लास 10th के दो रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर से अध्याय 3.3 के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल को यहाँ पे बतलाने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो ऑफलाइन सिलेबस था उसमें इससे पहले का सवाल समाप्त हो चुका था, बतला चुके थे। तो अब मैं इससे आगे जो मुख्य सवाल होंगे उसे हम हल करेंगे, और जब लॉकडाउन टूटेगा तो फिर ऑफलाइन क्लास में जो कुछ साधारण सिंपल सवाल होंगे उसको हल कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, अध्याय या प्रश्नावली 3.3। क्योंकि यहाँ पे हर बार सवाल को लिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए हम हर बार सवाल को नहीं लिखेंगे और हल करेंगे। तो बच्चों, आप लोग क्या करें, अपना बुक निकाल लें, NCERT का मैथ और जो क्लास 10th का होगा, और प्रश्नावली निकाल लें 3.3, और 3.3 का तीसरा जो है उसमें से पहला जो सवाल है उसे हम हल करेंगे। इसमें कुल 6 सवाल हैं और सारे सवाल हम अभी यहाँ पे हल करने वाले हैं। तो देखते हैं आगे। तो सवाल है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि हम अध्याय पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो हमको इसमें 2 चर लेना होगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, 2 चर मानना होगा। तो मान लेते हैं, माना कि अब चर राशि है तो 2 संख्या है, तो एक चर के रूप में मानेंगे संख्या को। तो माना कि एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। हमने 2 संख्या मान लिया है, ठीक। अब कहता है कि सवाल हमको कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर मतलब होता है घटाव, ठीक। लेकिन हम यहाँ पे यदि क्या कहते हैं, घटाव का चिन्ह का प्रयोग करके दोनों समीकरण को रखते हैं, क्योंकि इसे हम हल कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से भी और विलोपन विधि से। तो दोनों विधि से हम इसको हल कर सकते हैं। तो आइए हम इसको क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि, जिससे कहिएगा। तो आइए हम हल करते हैं इसको विलोपन विधि से। तो सवाल है क्या कि संख्या x, एक संख्या मान लिया है x और दूसरी संख्या मान लिया y। तो सवाल के द्वारा कह रहा है कि अंतर है कितना दोनों का, 26। तो यदि ये बड़ी संख्या हो गया, ये छोटी संख्या हो जाएगा, या इसको बड़ी मानते हैं तो ये छोटी हो जाएगा। किसी को भी आप मान सकते हैं। तो हम इधर से लेके चलते हैं। तो x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, अंतर कितना है 26। तो 26 इसे आप समीकरण 1 मान सकते हैं। ये कहां से आ रहा है, ये प्रश्न से आ रहा है। प्रश्न हमें बतला रहा है, इसको आप लिखिए प्रश्न से या प्रश्नानुसार, दोनों सही है, ठीक। अब फिर क्या कर रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पुनः प्रश्न ही फिर से प्रश्न बतला रहा है, पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है, पुनः प्रश्न से कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। तो दोस्तों, ये देखते हैं कि ये मेरा बड़ा है और ये छोटा है, क्योंकि बड़ा में अक्सर छोटा घटता है। तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। तो
जब दोनों कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो एक संख्या मेरा x है, तो दूसरी संख्या कितना है, ये y है, और इसका क्या गुना कर रहा है, 3 गुना, तो इसको कर देते हैं 3 गुना। ठीक, यदि हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो इसका मान रख देंगे इसमें, या विलोपन विधि से हल करेंगे तो इसको इधर कर लेना है। चूंकि प्रतिस्थापन विधि इजी हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा विलोपन विधि से ही हम हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x, इधर 3y है प्लस में, इधर आके क्या आ जाएगा -3y बराबर, इधर क्या बच गया अब 0। ये आ गया आपका समीकरण 2। अब देख रहे हैं कि समीकरण 1 एवं 2 में दोनों में से किसी एक चर का वैल्यू बराबर करना होता है। तो हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू बराबर है। हम जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए क्या करना होता है, किसी एक चर को बराबर करना होता है और उनका चिन्ह विपरीत करना होता है। तो हम देख रहे हैं इनका क्या हो रहा है, इनका वैल्यू बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत नहीं है। तो हमें चिन्ह विपरीत करने के लिए क्या करना होता है, घटाना पड़ता है। तो हम इसको लिख सकते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर आपका 26, और दूसरा समीकरण क्या कर रहा है, x माइनस 3y बराबर 0। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब घटाते हैं तो नीचे के समीकरण का चिन्ह जो होता है वह बदल जाता है। तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों बराबर भी है और विपरीत चिन्ह का भी है, इसका चिन्ह प्लस और इसका चिन्ह अब हो गया माइनस। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं इन दोनों के साथ क्या होगा, इसका चिन्ह माइनस है और इसका चिन्ह अब हो गया प्लस। तो यहाँ प्लस हो गया तो ये अधिक है, तो अधिक में माइनस वाला घट जाएगा। तो 3y में 1y घट गया, बच गया कितना आपका 2y बराबर कितना हो गया 26। क्योंकि 26 में शून्य को घटाएंगे तो 26 नहीं हो जाएगा। अब इसको कटा सकते हैं, 2 से 26 कटाएंगे तो 13 आ जाएगा। इसलिए y बराबर आपका कितना आ गया 13। यानी दूसरी संख्या हमको मालूम हो चुकी है। अब निकालते हैं पहली संख्या। क्या करते हैं पहली संख्या निकालने के लिए, किसी एक समीकरण में y का मान रख देते हैं या पुट कर देते हैं। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 26 दिया हुआ है, x माइनस वाई का वैल्यू हो गया 13 बराबर 26। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 26, इधर माइनस तो इधर जाके प्लस 13, तो x बराबर हो गया 13 6 3 9 39। ठीक है, तो देख लिए दोनों संख्या हमको निकल के आ गया। ठीक, अब हमको सवाल का आंसर देखने के लिए कहीं नहीं जाना है, आंसर इसी से निकाल लेंगे। क्या करना है, सवाल का अंतर बदला रहा है 26, तो अंतर मतलब बदला है आपको पहले शुरू में बदला थे घटाओ, तो इसमें इसको घटा दीजिए, देखिए 26 आता है कि नहीं आता है। तो 39 अब माइनस 13, 9 में 3 गया 6 और 3 में 1 गया 2। इसका मतलब है मेरा सवाल सही है। ठीक है, तो हम एग्जाम के दौरान अपने आंसर को खुद ब खुद चेक कर लेंगे। ठीक है, तो हमें लगता है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप अपनी कॉपी कलम को निकाल के इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। इसे मिटा दिया जाए। ठीक, इसे मिटा देते हैं। ठीक, तो अगले सवाल में हम पहले ही बोल देते हैं, क्योंकि सवाल को लिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि लिखने में समय बहुत ज्यादा ले लेता है। ठीक, इसलिए हम इसे लिखेंगे नहीं, इसे सीधे तौर पे हल करने के लिए जाएंगे। ठीक है बच्चों। ठीक, तो आइए हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है दो संपूरक कोणों में, दो संपूरक कोण है और उन कोणों में बड़ा कोण जो होता है वह छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण क्या है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हमें निकालने के लिए कह रहा है कि उन दोनों ही कोणों का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक, तो चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है, तो संपूरक कोण
180 डिग्री के कोण को कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को लंबपूरक कोण कहते हैं और 180 डिग्री के कोण को समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो हम सीधे तौर पे इसको हल करने के लिए आते हैं। सवाल नंबर 2, आप अपने बुक से सवाल को नोट कर लीजिएगा। तो दो समपूरक कोण, तो हम यहाँ पे सवाल पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो पहले हमको ले लेना होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण में इसको कन्वर्ट कर देना होगा। मान लेते हैं, माना कि बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री, दो कोण हम दो चर में इसको कन्वर्ट कर दिए। अब सवाल हमको कहता है कि इन दोनों कोणों में क्या कहता है, एक कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यदि छोटा कोण ये है, बड़ा कोण ये है, तो प्रश्न हमें क्या कहता है, प्रश्न हमें कहता है, प्रश्न से छोटा कोण ये है, छोटा कोण बड़ा से क्या है 18 कम है, तो यानी हम लिख सकते हैं x ये बड़ा है, बड़ा कोण बराबर छोटा कोण और जोड़ 18 डिग्री, इसमें डिग्री डाल दीजिए। बात समझ में आए? यानी बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण एक तरफ कर दिया और छोटा डिग्री में 18 डिग्री जोड़ दिए, तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसे हल कर लेते हैं, x डिग्री इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस y डिग्री बराबर हो गया आपका 18 डिग्री। ये हो गया आपका समीकरण 1। ठीक है, अब फिर प्रश्न से लेते हैं, पुनः प्रश्न से क्या कहता है, पुनः प्रश्न फिर से कह रहा है कि ये दोनों समपूरक कोण है, और समपूरक कोण बतलाए हैं कितने डिग्री का होता है, समपूरक होता है आपका 180 डिग्री का। तो मतलब है ये दोनों समपूरक कोण है, तो इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये हो गया आपका समीकरण 2। तो आप इसको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। क्या हल करने के लिए विलोपन विधि में क्या बतलाया है कि किसी एक का मान बराबर करना होता है और विपरीत चिन्ह में करना होता है। तो हम देख रहे हैं कि ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, और इनका चिन्ह प्लस है, लेकिन इनका प्लस माइनस और प्लस है, तो ये बराबर और विपरीत चिन्ह दोनों है, इसलिए हम इसको घटाएंगे नहीं, इसको सीधे तौर पे जोड़ के हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 आपका है x डिग्री जोड़ y डिग्री बराबर 18 डिग्री, और दूसरा समीकरण है ये है माइनस, और ये हो गया x डिग्री जोड़ y डिग्री बराबर 180 डिग्री। जोड़ने पर चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये दोनों तो जुड़ जाएगा, चूंकि जोड़ रहे हैं। तो x डिग्री जोड़ x डिग्री 2x डिग्री। अब ये माइनस y डिग्री है, ये प्लस y डिग्री है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये दोनों कट जाएगा। बराबर आपका हो गया, ये दोनों तो जुड़ जाएगा क्योंकि जोड़ रहे हैं, तो 180 डिग्री जोड़ 18 198 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब इस x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो 198 डिग्री अब बटा 2 हटा दीजिए, तो 2 नमा 18 2 नमा 18 99 डिग्री। चूंकि x है तो x बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला हमको कौन आ चुका है। अब निकालना है छोटा वाला, तो हम क्या बदला है, जो मान पहले निकल आता है उसको किसी एक समीकरण में रख देते हैं, चाहे आप 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक, तो समीकरण 1 में क्या है, x माइनस y बराबर 18 डिग्री, ये आ गया आपका 99 डिग्री मान निकल के आया है, तो 99 डिग्री माइनस y डिग्री बराबर 18 डिग्री। तो आप क्या कर सकते हैं, y को उधर लेके चल जा सकते हैं, 18 को इधर ले आ सकते हैं। तो 99 डिग्री माइनस 18 डिग्री बराबर इधर गया, तो ये हो गया प्लस y डिग्री। तो 9 में 8 गया 1
9 में 1 गया 8, 81 डिग्री बराबर हुआ, यानी y का वैल्यू आ गया 81 डिग्री। अतः हम इसको लिख सकते हैं इधर, अतः बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री तथा छोटा कोण बराबर 81 डिग्री। अब हमारा ये आंसर सही है या गलत है, इसको चेक कर लेते हैं। क्योंकि दोनों का अंतर क्या कर रहा है, 18 है, तो इनमें घटा के देखिए, 9 में 1 गया 8 और 9 में 8 गया 1, देखिए आ गया आंसर, ये सवाल से आ गया। तो इस तरह से हम आंसर हर सवाल के साथ साथ ही चेक करते चले जाएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको मेरा ये बतलाया गया सवाल बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक, यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो एक चीज हमेशा कोशिश कीजिए कि कॉपी और कलम लेके बैठिए और मेरे साथ साथ सवाल को आप नोट करते जाइए। ठीक, और जहां कहीं भी दिक्कत होती है तो कृपया कमेंट करके हमको बतलाइए कि सर इस जगह पे समझ में नहीं आया है, हम आपके व्हाट्सएप पे फिर से वीडियो कॉलिंग करके बता देंगे। ठीक है, चाहे सवाल में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो बच्चों तो बेझिझक कॉल करो या मैसेज करो, और हम जिस समय हमें समय मिलेगा हम आपको कॉल करके या तो आप कहिएगा तो वीडियो कॉलिंग पे आपको सवाल को हल करके दिखा देंगे, या फिर सवाल को बना के आपके व्हाट्सएप पे डाल देंगे। ठीक है, तो बच्चों हम लोग 2 सवाल देख चुके हैं और अब बात करेंगे अगले सवाल की, यानी तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल में है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने क्या किया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। तो आइए दोस्तों तीसरे सवाल को हल करते हैं। सारे के सारे सवाल बहुत ही इजी हैं। आप यदि ध्यान पूर्वक देखिएगा इस वीडियो को तो हमें उम्मीद है कि आप एक बार वीडियो देखने के बाद आसानी से इन सारे सवालों को हल कर लेंगे। तो कहता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद, यहाँ पे गेंद और बल्ले की बात है तो हम गेंद और बल्ले को मान लेते हैं रैखिक पद के रूप में। तो माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर X रुपया तथा एक गेंद का मूल्य Y रुपया है। ठीक, हम एक बल्ले का मूल्य मान लिए X रुपया और एक गेंद का मान लिए Y रुपया। तो आते हैं अब सवाल से, प्रश्न से। प्रश्न हमें क्या कह रहा है, प्रश्न हमको कह रहा है क्या कि टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद, 7 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य है X रुपया, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 7X रुपया। नहीं, जितना मूल्य होता है उसको वस्तु की संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो हो गया 7X। अब दोनों एक बल्ले खरीद लिया, अब गेंद भी खरीदा है तो जोड़ देंगे। गेंद कितना खरीदा है, गेंद खरीदा है 6, तो एक गेंद का मूल्य Y रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य 6Y रुपया। और इनका वैल्यू, इनका दाम दिया है कोच ने कितना, इनका दाम दिया है 3800 रुपया, है ना। ये आपका हो गया समीकरण 1। कोई दिक्कत। अब पुनः फिर कहता है, फिर कोच ने फिर से जाके सामान खरीदा है। ठीक है, तो फिर से क्या खरीदा, फिर से बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद, 3 बल्ले, तो 7 बल्ले का दाम 7X, तो 3 बल्ले का दाम 3X जोड़, फिर गेंद कितना खरीदा है, तो 5 गेंद, तो 6 गेंद का दाम 6Y, तो 5 गेंद का दाम 5Y बराबर। इसका मूल्य उसने कितना कीमत चुकाया है, इसका कीमत चुकाया है 1750 रुपया। ठीक, तो इसे क्या करेंगे, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या बतलाया, हमने बतलाया है कि ऐसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए किसी एक चर का मान बराबर करना होता है और चिन्ह विपरीत करना होता है। ठीक है,
तो हम इसका पहले या तो इसका आप मान बराबर कर लीजिए या इसका मान बराबर कर लीजिए, बाद में आप चिन्ह को विपरीत कर दीजिएगा। तो किसी एक का बराबर करते हैं, तो चलिए x का कर सकते हैं या y का कर सकते हैं, तो x का ही कर लेते हैं, या y का ही किसी एक का कर लेते हैं तो x का कर लेते हैं। तो चूंकि ये इसके मल्टीप्लाई में नहीं है, इसके गुणन में नहीं आता है, इसलिए क्या ऐसे सिचुएशन में क्या करना होता है, यदि इसके गुणा में ये आता तब इसका जितना से गुना होता है उस, यदि यहाँ पे 6 होता तो 3 दूना 6, तो यानी कि इसमें तब हम 2 से गुना कर देते हैं। क्योंकि ये एक दूसरे के गुणज में नहीं आता है, इसलिए नीचे वाले को ऊपर वाले से गुना कर देते हैं और ऊपर वाले को नीचे वाले से गुना कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको गुना कर देते हैं तो हमें एक नया समीकरण आएगा। क्या आएगा, 3 सतह 21x प्लस 6 तिया 18y बराबर 3 गुना 0 0, 3 गुना 0 0, 3 8 24 के 4 बाकी 2, 3 तिया 9 2 11। ये आ गया, ये हो गया समीकरण तीसरा। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 तिया 21x प्लस 7 5 35y बराबर 7 गुना 0 0, 7 5 35 के 5 बाकी 3, 7 7 49 3 52 के 2 बाकी 5 7 का 7 5 12। आपका ये आ गया। अब ये हो गया आपका समीकरण 4। अब हमको चिन्ह यहाँ पे देखते हैं वैल्यू बराबर आ गया है, लेकिन चिन्ह विपरीत नहीं है। तो चिन्ह विपरीत करने के लिए हम क्या बतलाए हैं, हम बतलाए हैं कि यदि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का समान चिन्ह हो तो उसे विपरीत करने के लिए घटाना पड़ता है। तो चूंकि अब ऊपर में जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको घटाने पर। ठीक, तो जब घटाने पर लिख दिए तो यहाँ पे नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। तो अब हम देख सकते हैं कि जब चिन्ह बदल गया है तो अब कटने वाला है, तो जो कटने वाला है उसे कटा दीजिए, 21x और 21x, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। अब चूंकि इन दोनों की बात आता है तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो जो बड़ा होता है उसका चिन्ह नीचे आता है। तो 18 और 35 में 35 बड़ा है, इसलिए इसका चिन्ह आ जाएगा माइनस, और इसमें ये घट जाएगा। तो 15 में 8 गया 7, और इसमें बच गया कितना आपका, इसमें बच गया 2, 2 में 1 गया 1, और y है तो y बराबर, यही चीज इसके साथ भी होगा। तो इन दोनों में से अधिक वैल्यू किसका है, नीचे वाले का, तो इसका आ गया माइनस चिन्ह। ठीक, अब ये नीचे वाले ऊपर वाला घट जाएगा, तो 0 में 0 गया 0, 5 5 6, अब 2 में नहीं घटेगा तो इसे लेगा, तो ये हो गया 12, 12 में 4 गया 8, और इसमें बच गया 1, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा इतना। ठीक है, अब देखते हैं इधर भी माइनस का चिन्ह है, इधर भी माइनस का चिन्ह है, या तो आप यहाँ भी कटा सकते हैं या फिर इसको y बराबर -850 बटा -17 भी लिख सकते हैं। या तो यहाँ पे भी यहाँ पे कटा सकते थे या फिर यहाँ कटा दीजिए, तो माइनस माइनस कट गया, और 17 50 85 1 0, यानी y का वैल्यू आ गया 50, यानी एक गेंद का मूल्य आ गया 50 रुपया। ठीक, अब हमको निकालना है बल्ले का मूल्य। तो हम क्या करते हैं, जब किसी एक चर का वैल्यू आ जाता है तो उसको किसी एक समीकरण में रख देते हैं। तो चाहे आप इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, किसी एक में रख दीजिए, तो ये पहले वाले में रख देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, 7x प्लस 6y बराबर 3800, तो 7x प्लस 6 गुना 50 बराबर 3800, या 7x बराबर 6 पंच, यहाँ पे लिख दीजिए प्लस, अभी इधर रहने दीजिए, 6 पंच 30, 300 बराबर 3800, या 7x बराबर 3800 माइनस 300, या x बराबर 38 में 300 गया 3500 बटा 7, 7 50 35, यानी 500, यानी एक बल्ले का मूल्य 500 और एक गेंद का मूल्य कितना, 50 रुपया। तो आप लिख सकते हैं, अतः एक बल्ले का मूल्य 500 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य
रुपया है। अब देखिए कि मेरा ये आंसर सही है या गलत है, इसको चेक करते हैं। तो इसका मान यहाँ पे रख देते हैं, या तो इस समीकरण में या तो इस समीकरण में। तो x का वैल्यू आया है 500, तो 7 5 3500, ठीक है। जोड़ 6 गुना 50 30, 6 5 30, 1 0 300, तो 3500 जोड़ 300 बराबर 38 आ गया है। इसका मतलब मेरा हिसाब सही है। यही या आप कहेंगे कि इसमें चेक कीजिए, इसमें भी चेक कर लेते हैं। x का वैल्यू कितना है 5, 5 किया 1500, ठीक। और जोड़ अब 5 और y का वैल्यू आया है 5, 5 है 25 यानी 250, तो 15 और 100 और 250 1750, देख रहे हैं। तो मेरा वैल्यू सही आया है। तो इस तरह से हम सारे सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक। तो आइए चलते हैं आगे की ओर। सवाल नंबर कौन सा, सवाल नंबर 4। ये आपका, हमें लगता है कि ये सारे के सारे सवाल आपको बहुत अच्छी तरह से दिमाग में आ रहे होंगे। और यदि जो स्टूडेंट कॉपी कलम लेके नहीं बैठे हैं, उनसे मेरा बार बार निवेदन है कि आप जब वीडियो देखने के लिए बैठिए तो कॉपी कलम लेके बैठिए। इससे क्या होगा, इससे आप जो है ना, आप सवाल को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। यदि कॉपी कलम लेके नहीं बैठे हैं तो कृपया स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में इस सवाल को आप अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना होगा। क्योंकि यहाँ पे सवाल में कहा गया है कि नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा, तो नियत भाड़ा के लिए हम एक चर मान लेते हैं और अतिरिक्त भाड़ा के लिए हम दूसरा चर मान लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ सवाल नंबर हो गया आपका 4। माना कि नियत भाड़ा बराबर x तथा अतिरिक्त भाड़ा बराबर y। यहाँ पे भी ठीक है। तो ये हो गया। अब प्रश्न से, प्रश्न हमें क्या कह रहा है, प्रश्न से हम जब चलते हैं तो हमें प्रश्न बतला रहा है कि कह रहा है कि नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा अतिरिक्त सम्मिलित हो जाता है। तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा, तो पहले नियत भाड़ा जो है तो वो निश्चित होगा, यानी नियत भाड़ा हमेशा, नियत मतलब होता है निश्चित, तो ये तो है ही x, और अतिरिक्त भाड़ा जुड़ जाएगा। तो ये अतिरिक्त कितना किलोमीटर चला है, ये अतिरिक्त चला है 10 किलोमीटर, तो 10 और भाड़ा ये जुड़ जाएगा 10 गुना हुआ है 10 हुआ, यानी x प्लस 10 बराबर कितना दिया हुआ है 105 रुपया। ये आपका आ गया समीकरण 1। इसी तरह से फिर से पुनः प्रश्न से फिर सवाल में दिया हुआ है दूसरा सिचुएशन क्या है, कहता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया। तो नियत भाड़ा जो है तो लगेगा ही, और 10 किलोमीटर के लिए तो 105 हो ही गया। दूसरा कहता है क्या कि 15 किलोमीटर के लिए, तो 15 किलोमीटर चला है तो भाड़ा है अतिरिक्त हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 15 हुआ बराबर कितना 155। सवाल में समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही है, ये आपका हो गया समीकरण 2। यदि आप इसको बनाने के लिए सीख गए तो सवाल में सिर्फ बाद में हल करना ही रह जाता है। मुख्य रूप से होता है इसे आपको किस तरह से मान को पुट कर सकते हैं, कैसे मान को रख सकते हैं। तो हमारा समीकरण तैयार हो गया है। अब हमको जब मेरा समीकरण तैयार हो जाए तो हम क्या बदलाए हैं, हमें एक चीज ही ध्यान देना है कि किसी एक चर का मान बराबर और उनका चिन्ह विपरीत करना है, यही तो है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे x दोनों में ही बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत नहीं है। तो हम आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे भी सवाल में देख चुके हैं कि यदि चिन्ह विपरीत नहीं हो और हमें चिन्ह विपरीत करने की जरूरत हो तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि उनका जो हो जोड़ने या घटाने का जो सिलसिला है, तो हम यदि घटा देते हैं किसी एक समीकरण में दूसरे समीकरण को तो उनका चिन्ह बदल जाता है। तो हम इसमें घटाने का काम करेंगे, तो लिख देते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को
घटाने पर। अब समीकरण एक है x प्लस 10y बराबर 105 और दूसरा समीकरण है x प्लस 15y बराबर 155। कभी कभी मन में डाउट होता है, अरे ये तो बड़ा है, इसको नीचे रख दिया है सर, ये तो गलत हो गया है। जी नहीं, आप चाहे किसी समीकरण को ऊपर नीचे रखिए, मतलब नहीं है उससे, मतलब है आप हल सही से कर लेंगे तो वैल्यू वही आ गया। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसका ये अधिक है, इसका वैल्यू नीचे रखें, फिर भी देखिएगा आंसर वही आएगा। ठीक, तो इसका क्या होगा, जब घटाते हैं तो नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है, ये चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं x यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस में है, बराबर भी है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा एक दूसरे से। अब चूंकि इन दोनों में देख रहे हैं इनका चिन्ह ज्यादा है, अभी इनका चिन्ह माइनस है और ये मान में बड़ा है, तो जो मान में बड़ा होता है चिन्ह उसी का नीचे आता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब 15y में 10y घटेगा तो कितना आ जाएगा, 5y आ जाएगा, बराबर। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, तो इन दोनों में 155 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। पिछले सवाल में हम लोग देख चुके हैं, तो 155 में 105 घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50। तो पिछले सवाल में हम देख चुके हैं, तो y बराबर कितना, अब देख रहे हैं पिछले सवाल में हम यहाँ पे इसको लाके कटाए थे, आप यहाँ भी कटा सकते हैं, माइनस माइनस कट गया, 5 धन 50, यानी y का वैल्यू हो गया आपका 10 रुपया, यानी अतिरिक्त भाड़ा हो गया आपका 10 रुपया। ठीक है, अब हमको निकालना है नियत भाड़ा, तो हम जानते हैं कि यदि किसी समीकरण में एक वैल्यू आ जाता है तो उसे किसी एक समीकरण में रख देते हैं, तो समीकरण एक में रख देते हैं, तो समीकरण एक में किसका, y का मान रखने पर क्या है, x प्लस 10y बराबर 105, x प्लस 10 गुना y का वैल्यू 10 बराबर 105, y प्लस 10 धन 100 बराबर 105, x बराबर 105 घटाओ, यह आपका आ गया 100, तो x बराबर आ गया 5 रुपया। ठीक है, अब दोनों का वैल्यू आ चुका है, अब हमको निकालना है क्या, नियत भाड़ा। अति क्या कहते हैं, सवाल में दिया हुआ है कि 25 किलोमीटर दूरी का भाड़ा, तो निकाल लेते हैं। इसलिए 25 किलोमीटर का भाड़ा बराबर क्या होता है, x प्लस 25y, तो x का वैल्यू क्या आया है, x का वैल्यू आपका आया है 5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5 प्लस 25 गुना y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू आपका आया है 10, तो 10, तो 5 प्लस 25 धन 250 बराबर आपका आंसर क्या आ गया, 255 रुपया, ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो अब ये आप कह सकते हैं मेरा ये आंसर सही है या गलत है, तो इसको हम चेक करने के लिए हम बतला चुके हैं, किसी ये जो वैल्यू आया है y का और x का, इसको मान रख दीजिए किसी समीकरण में, जैसे फर्स्ट समीकरण में ही रखते हैं, तो x का वैल्यू 5, तो 5 जोड़ 10 और y का वैल्यू भी आया है 10, 10 धन 100, 100 जोड़ 5, 105 देखो आ गया है, इसका मतलब मेरा आंसर जो है वह सही है। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं अगले सवाल की ओर। आप यदि सवाल को नहीं नोट कर पाए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर यदि कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, तो अगला सवाल जो है वो क्या कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश, ये बहुत बार मैट्रिक के एग्जाम में आ भी चुका है, भिन्न से रिलेटेड सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मैट्रिक के एग्जाम में बराबर पूछते रहता है। इसके अलावा आप जो ये सारे सवाल बना रहे हैं, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सब सवाल अक्सर उठाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने इसको बतलाने का प्रयास किया है कि जो सब परीक्षा के से रिलेटेड सवाल हैं उसे हम तब तक ऑनलाइन क्लासेस पे रख देंगे आप लोगों के सामने में, और बाद में जो कुछ बचेगा उसे ऑफलाइन क्लास में पूरा कर लेना है। ठीक है, तो आइए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर है, कौन सा सवाल हो जाएगा, सवाल नंबर हो जाएगा आपका 5। ठीक है, सवाल नंबर 5 क्या कहता है, कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर
दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि भिन्न जो होता है इसको अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं और इसमें ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। ये बटे के रूप में होता है। तो हम या तो डायरेक्ट मान सकते हैं भिन्न को या फिर अंश और हर को आप मान के भी बना सकते हैं। तो आइए अंश और हर को ही मान के बनाते हैं। माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इसलिए आपका भिन्न क्या हो जाएगा? आपका भिन्न हो जाएगा, भिन्न अंश ऊपर होता है हर नीचे होता है, यानी x बटा y, यह आपका हो गया भिन्न। अब आ जाइए प्रश्न से। हमें प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न हमें क्या कह रहा है? यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, तो यह कितना हो जाता है? तो वह 9/11 हो जाता है। ये आ जाता है। तो इसको हल कर सकते हैं। हम जानते हैं इसका क्या होता है? इसका वज्र गुणन होता है। तो गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 11 गुना x 11x प्लस 11 गुना 22 बराबर, इधर से गुना करिए, 9 गुना y 9y प्लस 9 गुना 18। इसको एक तरफ कर लीजिए, 11x माइनस 9y बराबर 18, इधर से 22 प्लस इधर है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर -4। ये हो गया आपका समीकरण 1। कोई दिक्कत? थोड़ा जब हम सॉल्व करें तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, ठीक है? फिर कहता है पुनः प्रश्न से, क्या कहता है? पुनः प्रश्न से कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी x प्लस 3 बटा y प्लस 3, तो यह कितना हो जाता है? तो यह 5/6 हो जाता है। तो इसको भी हल कर देते हैं, गुना कर देते हैं। 6 गुना x, 6x प्लस 6 तिया 18 बराबर 5 गुना y 5y प्लस 5 तिया 15, या आप इसको लिख सकते हैं 6x माइनस 5y बराबर 15, और इधर से उधर जाएगा तो -18, यानी 6x माइनस 5y बराबर -3। ये हो गया आपका समीकरण। ठीक है? अब हम जानते हैं कि जब 2 समीकरण हमें मिल जाता है तो किसी एक का वैल्यू बराबर करना होता है किसी एक चर का। तो ये 11 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 5 है। आप जिसको बराबर करना चाहते हैं बराबर कर लीजिए। ठीक है? x को उस समय में बराबर किए थे तो इस बार y को बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण यहाँ पे y है ये, तो इसमें y है 5, तो लिखेंगे क्या? समीकरण 1 में किससे? इसके y से। 1 में जब गुना करेंगे तो दूसरे के मान से, 1 में 5 से, तथा समीकरण 2 में इसमें तो इसके मान से यानी 9 से, तथा समीकरण 2 में 9 से गुना करने पर। अब समीकरण 1 में किससे? 5 से, तो ये है समीकरण 1, गुना कर दीजिए। तो 5 गुना 11, 11 50 55x माइनस 9 50 45y बराबर -5 चौका 20। फिर इसमें गुना करते हैं समीकरण 2 में, तो 9 छकी 54x माइनस 5 नमा 45y बराबर 9 तिया 27। अब देख रहे हैं कि इसको बराबर के थे, बराबर आ गया, लेकिन इनका चिन्ह एक जैसा है। तो हमें क्या करना होगा? हमें इनके चिन्ह को बदलना होगा। तो जब चिन्ह को बदलना होता है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर। तो इसको घटा देते हैं तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 54y माइनस में है, ये प्लस में है, तो जो बड़ा होता है इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस लिखा नहीं जाता है। तो 55 में 54 घटा तो 1 लिखा नहीं जाता है, 1 गुना x हो गया आपका।
बराबर, इधर क्या हो गया, ये अधिक है ये कम है, तो अधिक वाले का चिन्ह प्लस है तो प्लस लिखा नहीं जाता है। तो 27 में 20 घटेगा तो कितना आ गया 7, यानी x का वैल्यू आपका आ गया है 7। तो हमको y का वैल्यू चाहिए, तो किसी एक समीकरण में x का मान रख देते हैं। ठीक है, तो किसी एक समीकरण में x का मान रख देते हैं, तो रख देते हैं, यहीं पे रख देते हैं, यहाँ पे रख दीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या है समीकरण 1 है, समीकरण 1 है 11x माइनस 9y बराबर -4, x का मान यानी 11 गुना 7 माइनस 9y बराबर -4, 11×7=77 माइनस 9y बराबर -4। ठीक, अब उसको उधर लेके चल जाइए, -9y बराबर -4, और ये क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस है तो उधर जाके -77, यानी -9y बराबर -7×4 7×4 = 81, तो y बराबर कितना हो जाएगा -81 बटा -9, माइनस माइनस कैंसिल, 9 9 81, y बराबर हो गया 9। तो y बराबर आ गया 9 और x बराबर हो गया 7। तो मेरा इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए भिन्न बराबर हो जाएगा अंश ऊपर में, यानी x ऊपर में था तो 7 और बटा हर कितना था 9, ये आ गया आपका आंसर। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। ठीक, यदि अपने कॉपी कलम पे नोट करें तो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसको अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं इस चैप्टर के अंतिम सवाल की ओर। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि हम जो ये प्रयास कर रहे हैं आपके लिए, आप इसको बहुत अच्छी तरह से नोट के रूप में बनाइएगा और समझ में आता ही होगा। यदि आप समय को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे बेहतर है। क्यों? क्योंकि आप आंसर को साथ साथ देखते जा रहे हैं। आपको किताब में कहीं आंसर खोजने की जरूरत नहीं है। आप जब कभी सवाल बनाते होंगे तो आपको किताब पलट के देखना होगा कि मेरा आंसर आया या नहीं आया, सही है या नहीं है। लेकिन हम जो आपको तरीका बतला रहे हैं इसमें आपको कहीं किताब में आंसर को ढूंढने के लिए नहीं जाना है, आप अपने सवाल का आंसर खुद ब खुद देख सकते हैं। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है, तो जब पहले का दिया हुआ हो और बाद का, पहले का दिया हो और बाद का दिया हो और तो और वर्तमान निकालना हो, तो जो कुछ हमें निकालना हो तो हमें उसे मान लेना चाहिए। ठीक है, जो हमें निकालना होता है उसे मान लेते हैं। तो हम 2 4 वाले में पढ़ रहे हैं, तो एक है जैकब, दूसरा है उसका पुत्र, तो उसको उसकी आयु को हम मान लेते हैं। तो क्या मानेंगे कि वर्तमान आयु का निकालने के लिए तो वर्तमान मान लेंगे। तो मान लेते हैं। सवाल नंबर 6, माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न से कह रहा है इस प्रश्न में कि 5 वर्ष बाद, तो लिख देंगे 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, अभी इसकी आयु है x वर्ष, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x + 5। क्या कोई दिक्कत?
अब फिर क्या कर रहा है, पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु, तो ऐसा बात थोड़ा है कि 5 साल बाद जैकब का खाली सिर्फ आयु बढ़ेगा, उसके पुत्र का आयु नहीं बढ़ेगा, उसका भी पुत्र का भी आयु बढ़ेगा, तो इसमें भी बढ़ जाएगा। इसका मान है y, तो इसमें y + 5। कोई दिक्कत समझना दोस्तों, क्योंकि अगले समीकरण में हम इतना नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझते जाना है। तो ये हो गया जैकब की आयु। अब क्या कहता है, अब कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब 5 वर्ष पूर्व प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि जैकब का जो आयु है, जैकब का जो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, पुत्र की आयु कितना है y + 5, इसका 3 गुना, क्योंकि ये अधिक है ये कम है, तो जिसमें कम है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें गुना करेंगे, तो इसमें गुना कर दिए, कोई दिक्कत है ना। ये अधिक है, पुत्र का आयु हमेशा कम होता है और पिता का आयु हमेशा अधिक होता है, तो पिता का आयु ज्यादा है और ये कम है, तो कम वाले में गुना करेंगे तब ना बराबर होगा, ये दोनों बराबर। अब कम वाला ये है तो इसमें 3 से गुना कर दिया तो बराबर हो गया, समझ में आ गया। अब इसको हल करते हैं, x + 5 = 3y + 15, इसको इधर लेके आ जाइए, तो x - 3y = 15 - 5 या x - 3y = 10, ये आ गया समीकरण आपका 1, ठीक है। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, 5 वर्ष बाद है, अब सवाल में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो लिख लेते हैं 5 वर्ष पूर्व क्या है, जैकब की आयु 5 साल पहले, अभी आयु है x वर्ष, तो 5 साल पहले, यानी अभी मेरा आयु है मान लेते हैं 20 वर्ष, तो 5 साल पहले कितना होगा 15 वर्ष, या अभी मेरा 30 वर्ष है तो पहले 25 वर्ष, कुछ भी हो, यदि आयु है तो उसमें पहले पूर्व की आयु माइनस हो जाती है, तो x - 5 ये हो जाएगा इसका। और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु ये क्या आ जाएगा, ये y - 5। अब पुनः प्रश्न से क्या कहता है, पुनः प्रश्न से क्या कहता है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी जैकब का आयु कितना है ये, यानी x - 5 और y - 5 आता है। हम अभी तुरंत बतलाए थे, बराबर करने के लिए क्या होता है, जो छोटा होता है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसमें 7 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x - y = 7y - 7 × 35 या x - 7y = -35 + 5 या x - 7y = -30, ठीक है, कोई दिक्कत है ना, नहीं। ये आ गया आपका समीकरण 2। अब समीकरण 1 एवं 2 को हल कर देते हैं। देख रहे हैं दोनों में x का वैल्यू बराबर है, सिर्फ चिन्ह बदलना है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 कितना है, समीकरण x - 3y = 10 और x - 7y = -30 घटाने पर ये माइनस ये प्लस ये प्लस, तो ये दोनों अब कैंसिल आउट हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक है, चूंकि प्लस माइनस है। अब यहाँ पे प्लस हो गया, चूंकि 3 और 7 में 7 बड़ा है और 7 का चिन्ह प्लस है, तो प्लस प्लस लिखा नहीं जाता है, 7 में 3 घट गया, तो आ गया 4y बराबर, ये दोनों अब प्लस प्लस जुड़ जाएगा, तो 40, तो y बराबर हो जाएगा 40/4 यानी कि 10, यानी y किसका आयु था, पुत्र का आयु, तो पुत्र का आयु निकल गया है 10 वर्ष, तो पिता का आयु तो जाहिर सी बात है निकल आएगा, किसी एक समीकरण में मान रख देंगे, तो इधर रख देते हैं, जगह भी कम बच गया है, तो चूंकि इसी जगह निकाल लेते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है, x - 3y = 10, तो x - 3 गुना 10 = 10, x - 30 = 10, तो x = 10 + 30 यानी x बराबर आ गया 40,
यानी एक आंसर आ गया 40, एक आंसर आ गया 10, यानी जैकब की आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु आता है जैकब की आयु बराबर 40 वर्ष और पुत्र की आयु बराबर 10 वर्ष। ये आ गया आपका आंसर। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब यदि आंसर चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी चेक कर सकते हैं। इसी में रख देते हैं, देख लेते हैं। एक्स का वैल्यू है 40, 40 घटाओ 3 और गुना वाई का मान 10, तो 10 या 30, यानी 40 घटाओ 30 बराबर कितने 10। मेरा आंसर क्या है, सही है। तो दोस्तों अब यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।